बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 218 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस 219 मुलाहिजा फरमाएं। सिर्फ एक मजबूत गवाह मिल जाए तो हाथ डाला जा सकता है। मैंने जवाब दिया, अगर मजबूत गवाह ना मिला तो वो यूं ही आज़ाद फिरता रहेगा और अपने घनौने धंधों से सोसाइटी को जहरीला बनाता रहेगा। शफी शाह ने तस्दीक चाही। फिलहाल तो ऐसा ही मालूम होता है। मैं जवाब दिया, हम उसे कानूनी तरीकों से अंजाम को पहुंचाने के बजाय खुद ही उसका पत्ता साफ कर देते हैं। शफी शाह ने तजवीज़ पेश की, हमारे लिए उलझने खड़ी हो जाएंगी। पीर दानिश कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दूसरा, वो हमारे बारे में खबरदार हो चुका है कि हमारी नज़र उस तक है, इसलिए पहले उसने ड्रामेबाजी करके हमारी तवज्जो हासिल की और अब उसने अपने हिफाजती इंतजाम बढ़ाने के साथ साथ कोई ऐसा बंदोबस्त भी किया होगा कि उसे अचानक कुछ हो जाए तो शुबा फौरन हम पर आए। मैं फिलहाल ऐसी उलझने मोल लेना नहीं चाहता। इसे कोई हादसा भी तो पेश आ सकता है सर। उसकी कार में धमाका हो सकता है, कोई ट्रक उसकी गाड़ी से टकरा कर उसे मार सकता है। शफी शाह ने तजवीज़ पेश की, उसके लिए किसी भी सूरत में मरने के नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि कानून उस पर हाथ डाले। बेशक ये जाहिर हो जाए कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है, हमें ऐसी कोई परेशानी उठानी ही है तो कानूनी तौर पर क्यों ना उठाएं। ये ना हो कि हम एक नेक काम करें और उल्टा कानून की नज़र में हमारी हैसियत मुजरिम किसी हो जाए। शफी शाह एक लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर खफीफ से मुस्कुराहट के साथ बोला, जड़ें तो हमारी भी बहुत गहरी हैं। पीर दानिश के खिलाफ अगर कोई गवाह नहीं है तो क्या हुआ? आप नफीस साहब से सूरत हाल डिस्कस करें, उनसे कहिए कि वो इस जाली पीर को शिकंजे में जकड़ने का कोई बंदोबस्त करें। इस मामले के लिए वो ज़्यादा बड़े आदमी हैं, ऐसे मसले को वो अपनी नज़र में कोई अहमियत नहीं देंगे। वो उन मसाइल में उलझे हुए हैं जिनसे मुल्क की सलामती को खतरा है और उन्हें उस काम से हटाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। चलें, जैसा आप बेहतर समझते हैं। थोड़ी देर शफी शाह मेरे पास बैठा रहा, उठकर वो चला गया। उसके बाद मैं अपने अंग्रेज दोस्तों के साथ चंद लम्हे गुजारने के बाद उन्हें होटल छोड़कर अपने मिशन पर रवाना हो गया। मैंने गाड़ी फरा के बंगले की अकबी गली से भी कुछ दूर ही छोड़ दी। उस वक्त शाम के साए गहरे हो रहे थे। मैं चहलकदमी के से अंदाज में अकबी गली में पहुंचा और ये देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया कि उस मखसूस बंगले के कोने में दरख्तों के दरमियान एक ऊंचे पोल पर नीले रंग का वो ग्लोब रोशन था जिसे मैंने और फरा ने सिग्नल मुकर्रर किया था। चारों तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। मैं टहलने ही कैसे अंदाज में उस छोटे से गेट तक पहुंचा जिसका रंग और डिजाइन दीवार से इस हद तक हम आहंग था कि सरसरी नजर में उस पर तवज्जो भी नहीं दी जा सकती थी। फरा की दी हुई चाबी मैंने बहुत एहतियात से रखी हुई थी। उसे निकालकर मैंने बेआवाज तरीके से गेट का ताला खोला और अंदर जा पहुंचा। गेट मैंने नहायत आहिस्तगी से अपने अक्ब में क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ बंद कर दिया। मेरे सामने पॉपुलर के ऊंचे दरख्त थे। चंद लम्हे में उन दरख्तों की ओट में रहा और उस सरसब्ज लान के अकबी हिस्से का जायजा लेता रहा। जब कोई आता जाता दिखाई न दिया तो मैं आगे बढ़ा। एक पुख्ता रविश अबूर करने के बाद मुझे स्विमिंग पूल दिखाई दिया। स्विमिंग पूल के किनारे पर वो रश्के चमन मौजूद थी। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और वो एक लंबी इजी चेयर पर नीम दराज थी। उसके लंबे भूरे बाल कुर्सी से नीचे झूल रहे थे और एक आध लिट मध्यम हवा के झोंकों से नहायत आहिस्तगी से लहरा रही थी। मैं सिर्फ इतना देख सकता था कि उसने अपने चेहरे पर फूलदार रंगीन हैट रखा हुआ था। शायद वो वर्जिश के तौर पर स्विमिंग करती थी और उस वक्त भी स्विमिंग करने के बाद सस्ता रही थी। अच्छा ही हुआ था कि वो मुझे घर से बाहर ही मिल गई थी। मैं दबे कदमों से उसके करीब पहुंचा। मैं अकब से हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से हैट उठाकर अचानक उसे हैरान कर देना चाहता था। उसने ग्लोब रोशन रखा था, शायद उस वक्त वो मेरे बारे में ही सोच रही हो। ये सोचते हुए मैंने चुपके से हाथ बढ़ाकर उसका हल्का फुल्का कपड़े का हैट उसके चेहरे पर से उठा लिया। दूसरे ही लम्हे में उस बुरी तरह लड़खड़ाया कि अगर मैं स्विमिंग पूल के ज्यादा करीब होता तो शायद उसमें गिर जाता। वो फरा का चेहरा नहीं था जो मेरी तरफ तक रहा था। उसके संग में चेहरे ड्रावनी और हैबतनाक फिल्मों में तेज मौसीकी के साथ अचानक स्क्रीन पर नमूदार होते थे। हल्कों से उभरी हुई फटी फटी साख्त और बेनूर आंखें, सूजे हुए से नीम व होंठ और फूला फूला सा नीलगूं चेहरा। ये वो सूरत तो नहीं थी जो देखने वाले को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचती थी। ये तो इंसान को ख्वाबों में दहशत ज़दा कर देने वाला चेहरा था। चेहरा फराही का था, लेकिन उस पर कोई कयामत गुजर गई थी। एक लम्हे के लिए मेरे हवास जवाब दे गए। ये झटका मेरे लिए बहुत ही गैर मुतवक्के था। ताहम मैंने किसी न किसी तरह संभल कर जरा झुक कर देखा तो फरा के उस हाल को पहुंचने की वजह मालूम हो गई। वजहदार हकीकत उसकी मरमरी गर्दन के गिर्द मौजूद थी। वो गर्दन गो अब मरमरी नहीं रही थी, बारीक सी एक तार का फंदा गर्दन पर लिपटा हुआ था और गोश्त में उतर गया था। मैं शायद उस धचके से संभलने के बाद जरा गौर से उसका जायजा लेता, लेकिन अचानक मुझे किसी नामालूम खतरे का एहसास हुआ। मुझे घर के अंदर कोई खटका सुनाई दिया था। एक दरिंदे की तरह यकलख्त मेरी तमाम हिस्सियात बेदार हो गई
میں نے اندرونی جیب سے گن نکالی۔ اسی لمحے دھڑ سے میرے سامنے سوئمنگ پول کے دوسرے طرف مکان کا کبھی دروازہ کھلا اور بیک وقت 2-3 بڑی بڑی گندیں باہر آتی دکھائی تھی۔ اوپر چھت کے کنارے سے بھی کچھ گندوں کی نالیں نمودار ہوتی دکھائی دیں۔ شاید میں نے انتا دھند فائر کر دیا ہوتا، لیکن ان گندوں کے عقب میں مجھے پولیس کی وردیوں کی جھلک بھی نظر آ گئی اور میری انگلی بر وقت رک گئی۔ میں نے الٹی چھلانگ لگائی اور لان کی گھاس پر لڑکتا چلا گیا۔ خبردار رک جاؤ۔ بیک وقت کئی گھبرائی ہوئی سی آوازیں گونجی، لیکن مجھے رکنے میں عافیت نظر نہیں آئی۔ وہاں کوئی زبردست جال میرا منتظر تھا۔ فضا گولیوں کے دھماکوں اور تڑتڑاہٹ سے مرتعش ہو کر رہ گئی تھی۔ پانی کے چھناکے بھی سنائی دے رہے تھے۔ شاید کچھ گولیاں سوئمنگ پول کے پانی میں بھی ٹھنڈی ہوئی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ کچھ گولیاں فرا کی لاش میں بھی پوست ہوئی ہوں۔ اسے بھی غالباً لاش کی بے حرمتی ہی کہا جا سکتا تھا۔ کچھ ننھے ٹکڑے اور ریت سی مجھ پر بھی آ گری تھی۔ شاید وہ سوئمنگ پول کے کنارے لگی ہوئی خوبصورت ٹائلوں کے ٹکڑے تھے۔ میں نے چھلانگ بر وقت ہی لگائی تھی، ورنہ یقیناً میرا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہوتا۔ غنیمت تھا کہ دوبارہ گولیوں کی بچھاڑ ہونے سے پہلے مجھے پاپولر کے درختوں کی آڑ میسر آ گئی اور میں ان کے درمیان سے بھاگتا چلا گیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ چند سیکنڈ بعد جاری رہی۔ اس کے بعد انسانی شور شروع ہو گیا۔ کوئی آواز واضح نہیں تھی، مگر پھر بھی اس شور کا اپنا ایک مفہوم تھا۔ یہ مارو پکڑو جانے نہ پائے قسم کا شور تھا۔ میں اس وقت تک چھوٹے اکبی گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ شکر کا مقام تھا کہ اس میں اندر کی طرف سے چابی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں لیور گھما کر تالا کھولا اور گلی میں نکل کر گیٹ کو اپنے عقب میں ایک جھٹکے سے بند کرتے ہوئے تیزی سے دوڑا۔ اس وقت میں اولمپک گیمز کی ریس میں شاید انعام لے سکتا تھا۔ مزید حیرت اور مزید شکر کا مقام یہ تھا کہ پیچھے میرے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تیر کی طرح اپنی کار تک جا پہنچا جو ایک سنسان جگہ کھڑی تھی۔ میں اس میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے بخیر و عافیت روانہ ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت تک میرے پیچھے کوئی نمودار نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے اس وقت تک کوئی عقبی گیٹ سے باہر بھی نہ آ سکا ہو۔ میری گاڑی ایک غضبناک درندے کی طرح گھرا کر 2 پہیوں پر گھوم کر سڑک پر ٹائروں کے سیاہ نشان چھوڑتی ہوئی گلیوں کے راستے فرار ہونے کی حکمت عملی اپنائی تھی۔ اگر کسی مین راستے پر ناکہ بندی وغیرہ کا انتظام ہو تو اس کا کچھ کیا جا سکے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پولیس کی مجھے گھیرنے یا شاید خاص طور پر پولیس مقابلے میں صاف کرنے کی تیاریاں مکمل تھی۔ شاید میں کسی کے اندازے سے کچھ دیر پہلے وہاں پہنچ گیا تھا اور جال ابھی تک پوری طرح بچھایا نہیں جا سکا تھا اور مجبوراً بھگدڑ اور بدنظمی میں ہاتھ ڈالنے یا میرا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جب میں نے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا تو میں نے پرسکون انداز میں ڈرائیونگ شروع کی اور گاڑی مین روڈ پر لے آیا۔ مجھے یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ اس وقت مجھے کہاں جانا تھا۔ ممکن تھا کہ میں آفس پہنچتا تو وہاں کوئی بہت بڑا پولیس افیسر میرا منتظر ہوتا جو مجھے آندھی طوفان کی طرح آتے دیکھ کر پوچھتا اس وقت کہاں سے آ رہے ہو۔ اس لیے میں نے پہلا فیصلہ تو یہی کیا کہ مجھے جہاں کہیں بھی جانا تھا آندھی طوفان کی طرح نہیں، بالکل پرسکون اور نارمل انداز میں پہنچنا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میرا آفس جانا ہی بہتر تھا۔ میں اسی پرسکون انداز میں ڈرائیو کرتے ہوئے ہوٹل اپنے آفس میں داخل ہوا تو کم از کم میرا ایک اندیشہ تو غلط ثابت ہوا۔ وہاں چھوٹا یا بڑا کوئی پولیس افیسر تو کیا، کوئی بھی میرا منتظر نہیں تھا۔ میں نے مینیجر کے توسط سے تمام اسٹاف کو ہدایات دی کہ کوئی بھی میرے بارے میں پوچھے تو یہی کہا جائے کہ میں دوپہر سے آفس میں کام میں مصروف تھا۔ میں اپنے سامنے چند فائلیں اور کاغذات لے کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے میرا دھیان ان میں سے کسی پر بھی نہیں تھا۔ میری نظروں کے سامنے اس بدنصیب لڑکی فرا کا مسخ شدہ چہرہ تھا جو میرا ساتھ دے کر اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ فرا نے تو خیر مجھ سے کوئی مدد طلب نہیں کی تھی، بلکہ الٹا مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن اسے بھی بالکل ہی غیر متوقع طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ فرحین کا تو خیر الگ قصہ تھا، لیکن مونا اور فرا ایک ہی کہانی کے 2 کردار تھے۔ کہیں کسی لڑکے کا مجھ سے کوئی تعلق رکھنا ہی تو جرم نہیں ہو گیا تھا۔ اس صورت میں تو مجھے نوخیز اور سفید فام سلویا کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا جو مجھ سے گہری دوستی استوار کرنے کی زبردست خواہش مند نظر آ رہی تھی۔ زرتاج کے بارے میں بھی شاید مجھے سوچنا چاہیے تھا جس سے میرے تعلق کی نوعیت بڑی عجیب تھی۔ بے تعلقی میں بھی ایک تعلق کی خاطر تھا، پھر راحیلہ تھی، اس کا تو معاملہ ہی مختلف تھا۔ فرا کے قتل صحیح معنوں میں مجھے ہلا دیا تھا کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی غیر متوقع اور ناقابل فہم تھا۔ کیا پیر دانش کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ فرا کی ایک شب نواز شات میرے ساتھ گزری تھی اور اس نے ساری باتیں مجھے بتا دی تھی، لیکن اسے یہ کس طرح معلوم ہو سکتا تھا؟ وہ تو اس رات مڈل ایسٹ کیا ہوا تھا، خود فرا اس کی طرف سے اتنی بے فکر تھی، ورنہ وہ مجھ سے اس طرح کہاں کھل مل سکتی تھی؟ نیلا گلوب جلانے کا سگنل صرف اس کے اور میرے درمیان مقرر ہوا تھا، اور جب میں اس سے ملنے پہنچا تو گلوب روشن تھا، لیکن وہ اندر مری پڑی تھی۔ کیا اس نے کچھ دیر پہلے ہی گلوب چلایا تھا اور اس کے بعد ہی اسے قتل کیا گیا تھا؟ لاش زیادہ دیر کی معلوم نہیں ہوتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس سے سب کچھ معلوم کر کے گلوب کسی اور نے جلایا ہو شکار کو چارہ ڈالنے کے لیے؟ لیکن میرا اور فرا کا ملنے کا کوئی وقت مقرر تو نہیں تھا۔
किसी को कैसे तवक्को हो सकती थी कि मैं उस वक्त इधर आ निकलूंगा। पुलिस को वहां गोया बाकायदा मेरा शिकार करने के लिए इंतजार में बिठाया गया था। क्या फिर दानिश मिडिल ईस्ट वापस आ चुका था? उस किस्म के बहुत से सवालात थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये उलझने और खलिश तो अपनी जगह थी, लेकिन उस वाक़े ने मुझे सदमा भी बहुत पहुंचाया था। मेरे अंदर बर्फ किसी यकबस्तगी फैल गई थी। मैं सुसात के उस बर्फजार की गहराइयों में कहीं कोई तूफान करवटे ले रहा था। बहुत देर तक मैं साख्त बैठा अपने सामने मौजूद फाइलों और कागजात वगैरह को तकता रहा। उन पर मौजूद अल्फाज मुझे महज आड़ी तिरछी और बेमानी लकीरों की तरह दिखाई दे रहे थे। मालूम नहीं मैं कितनी देर यूं ही बैठा अपने दिल की अफसुर्दगी से अपने आप को अजियत देता रहता कि उसी असना में मुझे इतला मिली कि पीर दानिश मुझसे मिलने आ रहा था। मेरी सेक्रेटरी अंबर छुट्टी करके जा चुकी थी। ये इतला गार्ड्स ने दी थी। पीर दानिश मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर अंदर आ चुका था। मैंने खुलते और बंद होते दरवाजे से उसके गार्ड्स की झलक देखी। गार्ड्स बाहर ही रुक गए थे। मैं उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। उसकी आमद से कम अज कम एक बात की तो तस्दीक हो गई थी, वो मिडिल ईस्ट से वापस आ चुका था। एक लम्हे के लिए मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि शायद वो पुलिस लेकर आया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपने गार्ड्स के साथ आया था। शायद यह अंदाजा उसे भी था कि महज ज़बानी कुछ कहकर या कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे गिरफ्तार करवाना कोई आसान काम नहीं था, ख्वाह वो कितना ही बारसूख आदमी था। उसके चेहरे पर हल्की सी अफसुर्दगी के सिवा कोई काबिल जिक्र बात नहीं थी। वो पहले ही की तरह दोस्ताना अंदाज में मिला। मैंने भी कोशिश की कि मेरे चेहरे से कोई तासुर वाज़े ना होने पाए। वो आज भी 3 पीस सूट में था, होंठों में सिगार दबा हुआ था। भाई माफ़ करना अफजल प्यारे, वो एक सोफे पर ढेर होते हुए बोला। मैं अपनी आमद की इतला दिए बगैर, मुलाकात का वक्त तय किए बगैर आ जाता हूँ। दरअसल दोस्तों में इसी तरह मिलता हूँ मैं। आज दिल बड़ा उदास था। रास्ते में तुम्हारा होटल नजर आया, सोचा अगर तुम मौजूद हो तो मिलता चलूं। वैसे मेरी रूहानी ताकत मुझे बता रही थी कि तुम मुझे अपने होटल में बैठे मिलोगे। उसने सिगार का कश लेकर धुएं के दरमियान से नींव आंखों से मेरी तरफ देखा। लगता है अब मुझे भी आपकी रूहानी कुव्वत का कायल होना पड़ेगा पीर साहब, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे नसीब है दुश्मना, आप उदास क्यों हो गए? क्या मोना की मौत का सदमा कम नहीं हुआ? उसकी मौत का सदमा तो शायद कभी कम ना हो अफजल साहब, वो ठंडी सांस लेकर बोला। वो जख्म तो अभी हरा ही था, लेकिन लगता है ये महीना हमारे लिए जख्म पर जख्म खाने का महीना है। हमने अगर खुद अपने इल्म की मदद से अपने मुस्तकबिल का हाल देख लिया होता तो शायद इन जख्मों से बचने के लिए कोई पेशबंदी कर लेते। लेकिन होता यह है कि जो लोग दुनिया पर को किस्मत का हाल बताते हैं वो खुद अपनी किस्मत का हाल जानते हुए डरते हैं। वो अमूमन इस नजरिए पर यकीन रखते हैं कि नागई में बड़ी रात है, इसलिए वो अपने मुस्तकबिल से बेखबर रहते हैं। शायद इसी को चिराग तले अंधेरा भी कहते हैं। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बहरहाल ये दूसरे जख्म का क्या किस्सा है? बहुत दर्दनाक किस्सा है मेरे दोस्त। उसने एक ठंडी सांस ली, फिर सिगार का कश लिया। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मैं मिडिल ईस्ट गया हुआ था। मुझे भला कहाँ से मालूम होना था? मुझे कौन सा आप बता कर गए थे? मैंने उसकी बात काटते हुए मुलायमे से कहा, अगर वो मुझे बातों बातों में कोई चक्कर देना चाहता था तो मैं इतनी आसानी से चक्कर में आने वाला नहीं था। हाँ शायद तुमसे तो कोई जिक्र नहीं हुआ था। उसने बड़े सरसरी से अंदाज में गोया अपने अल्फाज वापस ले लिए। बस परसों गया था, आज वापस आ गया। बड़ा मुख्तसर सा काम था, सिर्फ एक शख्स से मिलना था, लेकिन वापस आया तो एक सदमा मेरा मुंतजिर था। अपनी एक बड़ी प्यारी बहुत खूबसूरत सी दोस्त थी, उसे घर दर भी लेकर दिया था। तुम्हें पता है हम जैसे लोगों को इधर उधर कोने कुदरे में एक आध ऐसी दोस्त भी रखना ही पड़ती है। गैर इरादी तौर पर उसकी आंखें थोड़ी सी दब गई। बात करने के दौरान उसकी नजर मुसलसल मुझ पर थी। मैंने उससे नजर नहीं चुराई। आपके अंदर जरूर किसी पुराने बादशाह की रूह है पीर साहब, मैंने मुस्कुराते हुए नहायत मुलायमे से कहा। पुराने वक्तों में आपने जरूर बड़े हरम आबाद किए होंगे। मालूम नहीं आपने किन किन कोनों खुदरों में कौन कौन सी दोस्त रखी हुई है। लोग हमसे भी ज्यादा चरागाहों में चरते हैं अफजल साहब, लेकिन वो ज्यादा लंबे चौड़े खर्चे नहीं पालते। वो सिगार को उंगलियों में घुमाते हुए मुरब्बियाना से लहजा में बोला, अपना मसला ये है कि हम हर काम कायदे करीने से करते हैं। तो वो जख्म का किस्सा क्या हुआ? क्या वो दोस्त आपकी अदम मौजूदगी में कहीं भाग गई? मैंने मासूमियत से पूछा। बच्चों वाली बातें मत करो अफजल प्यारे, इस तरह कोई दोस्त इसलिए तो नहीं रखी जाती कि वो आपके मुंह फेरते ही भाग जाए, और ख़ास तौर पर हमारी दोस्त। उसने मखसूस सी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए पुरख्याल अंदाज में मूंछों को बल दिया। उसके लहजे में मुलायमत की तह में भी बड़ी सफाकी थी। हमारा कोई दोस्त भागने की जुरात कैसे कर सकता है? हमारा कोई दोस्त चाहे वो मर्द हो या औरत है, वो तभी भागेगा जब हम उसे भगाएंगे। तो फिर क्या हुआ? मैंने कुर्सी के पुश्ते से टेक लगाते हुए पूछा। उसे किसी जालिम ने कत्ल कर दिया। ओह नो! मैं एकदम दोबारा मेज पर झुकाया। उस एक्ट को करने में मुझे काफी मेहनत करना पड़ी। ये क़यामत के आसार है अफजल प्यारे। उसकी आवाज गूंजीली सी महसूस होने लगी।
इस शहर में जिसे हम दोस्त समझते हैं कोई उसे भी कत्ल करने की जुर्रत कर सकता है, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, ये तो वाकई बड़ी तशवीश की बात है पीर साहब। मैंने सर हिलाया। मेरे लायक को खिदमत हो तो बताएं, मैं कातिल तलाश करने में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। उसने सिगार की राख एस्ट्रे में झाड़ी। तुम्हें तो हम जरूर तकलीफ देंगे, तुम तो कातिल की तलाश में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकोगे। मैं हर तरह से हाजिर हूँ पीर साहब, मैंने खलूस से दिल से कहा। बस हाजिर ही रहना, जब तुम्हारी जरूरत पड़े तो गायब ना हो जाना। वो सिगार के सुलगते सिरे के ऊपर से मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं गायब होने वाले लोगों में से नहीं हूँ पीर साहब। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक बेशक। उसने सर हिलाया, फिर सिगार का एक कश लेकर बोला, वैसे बदकिस्मती से कातिल अच्छा बड़ा हमारे सामने आते आते गायब हो गया। गायब हो गया? वो कैसे पीर साहब? मैंने कदरे हैर से पूछा। पुलिस कत्ल की तफ्तीश के लिए उस घर में आई हुई थी, सब अंदर मौजूद थे। उस दौरान कातिल को शायद दोबारा किसी वजह से जाए वारदात पर आने की जरूरत पेश आ गई। वो पिछले गेट से चुपके चुपके बंगले में दाखिल हुआ। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि अंदर पुलिस या कोई और मौजूद होगा। पुलिस ने उसे ललकारा, बल्कि उसके पीछे आकर फायरिंग भी की, लेकिन वो बहुत ही फुर्तीला था। सिर्फ फुर्तीला ही नहीं, शायद कुछ किस्मत भी बहुत था। गोली को उछाड़ में फरार हो गया। वो एक बार फिर मूंछ को बल देने लगा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ पीर साहब। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपने उसकी सूरत तो देखी होगी। यही तो अफसोस है। उस सिगार को उंगलियों में घुमाते हुए बोला, हम सही तौर पर उसकी शक्लो सूरत नहीं देख सके, कुछ चीजें बीच में हायल थी। हम तो सिर्फ उसकी फुर्ती देखकर हैरान होते रहे। वैसे वो हमारी आपकी तरह सूटड बूटड आदमी था, बड़ा मुअज्जज किस्म का कातिल मालूम होता था। खैर, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा, आजकल किसी भी बात पर हैरान नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े मुअज्जज लोग बड़ी बड़ी अजीब हरकतें करने लगे हैं। बहरहाल बचकर कहाँ जाएगा। मेरा वैसे भी ईमान है किसी बेगुनाह का कातिल बचता नहीं है। अगर जमीन वालों की सजा से बच भी निकले तो आसमान वाले की गिरफ्त में बहरहाल रहता है, जिंदगी में भी और मौत के बाद भी। उसने पुरख्याल अंदाज में हुंकारा भरा और उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ। इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें भी इस वाक़े की इत्तला देता चलूं, फिर मुलाकात होगी। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने मजबूती से उससे मुसाफा किया। वो मेरा बाजू जरा ऊंचा करते हुए मेरे कोट की आस्तीन पर लगी हुई कोई चीज एक उंगली से झाड़ते हुए बोला, क्या तुम्हारे आपस में भी घास पाई जाती है जिस पर लौटते रहते हो? लहजा सरसरी था। मैंने उससे हाथ छुड़ाए बगैर आस्तीन पर नजर डाली। मेरी कोहनी के करीब आस्तीन पर घास की चंद तिनके चिपके हुए थे। उसने उन पर उंगली का नाखून मारकर उन्हें झाड़ दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ऑफिस में ना सही, लेकिन होटल के सामने तो लान मौजूद है। कभी कभी वहां भी जाकर बैठ जाता हूँ, बल्कि लेट जाता हूँ। जरा एहतियात किया करो अफसर मियाँ। उसने मेरा कंधा थपथपाया। घास और पौधों वगैरह के दरमियान कीड़े मकोड़े भी होते हैं। मैं खासा सख्त जान आदमी हूँ पीर साहब, कीड़े मकोड़े भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। फतुल इम्कान बवकार अंदाज में घूमा और रुखसत हो गया। छोटे कद के बावजूद वो शाहाना अंदाज में चलने की कोशिश करता था। उसके जाने के बाद भी मैं देर तक मेज के करीब खड़ा रहा और सोचता रहा। फिर गैर इरादी तौर पर आहिस्तगी से मेरे मुंह से निकला, गधा कहीं का। उसी वक्त शफी शाह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, तुम गधे नहीं हो सकते। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे पता चला है यहाँ पीर दानिश आया हुआ था, अभी अभी रुखसत हुआ है वो। मैं उसी की बात कर रहा था। मैंने लिफाफा चाक करने की एक छुरी के कुद फल पर उंगली फेरते हुए कहा, हमें उस शख्स का जल्दी ही कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा शफी शाह, वरना ये कुछ कर गुजरेगा। हम इस वक्त एक सांप से खेल रहे हैं। आप सिर्फ हुक्म दीजिए सर, सांप का सर कुचल दिया जाएगा। शफी शाह मेरे मुकाबले कुर्सी पर बैठते हुए इत्मीनान से बोला, सांप बहुत जरीला है, ऐन मुमकिन है सर कुचलने की कोशिश में सिर्फ उसकी दुम कुचली जाए। इस सूरत में ज्यादा खतरनाक होगा। बहुत मुनासिब मौका देखकर हाथ डालना होगा। मौका के बारे में कोई फैसला करना आपका काम है सर, आपके फैसलों पर अमल दरामद करवाना मेरा काम है। शफी शाह धीमे लहजे में बोला। एक लम्हे तक खामोशी से उसकी तरफ में देखते रहने के बाद मैंने कहा, मोना के अलावा जिस दूसरी लड़की की हमने वीडियो देखी थी, जिसके ताक़ुब में मैं एयरपोर्ट से भागा था और जिसने मुझे सारी बात बताई थी, आप फरा की बात कर रहे हैं ना सर? शफी शाह ने कहा, हाँ, उसे कत्ल कर दिया गया है। मैंने धीमे लहजे में कहा। शफी शाह की सिर्फ आंखों से जाहिर हुआ कि उसे खफीफ सा झटका लगा था। चंद लम्हे वो खामोश रहा और एक टुक मेरी तरफ देखता रहा। पीर दानिश, आखिर उसने तस्दीक चाही, जाहिर है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, किसी और को उसे कत्ल करने की क्या जरूरत थी? शायद किसी तरह यह बात जाहिर हो गई थी कि उसकी मुझसे बहुत तवील मुलाकात रही थी और उसने पीर दानिश के बारे में सब कुछ मुझे बता दिया था। उसके बावजूद पीर दानिश आपसे मिलने आया था। शफी शाह बोला। हाँ, मैं गहरी सांस लेकर बोला, वो मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है, लेकिन फिलहाल फैसला करना मुश्किल है कि
हम में से चूहा कौन है और बिल्ली कौन। फिर मैंने शफी शाह को बताया कि किस तरह उसने मुझे अपनी दानिश में रंगे हाथों पकड़वाने या पुलिस के हाथों मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मौका हाथ से निकल जाने के बाद दोबारा वही पहला सा पीर दानिश और हमारा दोस्त बन गया था। शफी शाह ने बुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। दिलचस्प आदमी है सर। खैर, मैंने सर झटकते हुए कहा, तो बताओ कैसे आना हुआ? कोई खबर लाए हो या यूं ही टहलते हुए आ गए हो? आया तो यूं ही टहलता हुआ हूँ, वो कुर्सी के पूछते से टेक लगाते हुए बोला। वैसे मेरे पास एक खबर भी है, मालूम नहीं उसे अहम समझा जाए या नहीं, ये फैसला मैं कर लूंगा, तुम खबर सुनाओ। मैंने कहा, सिनेमा क्लब की सरगर्मियां बिल्कुल बंद हो गई हैं सर। उस कोठी पर ताला पड़ गया है। यहाँ खास फिल्मों के शो चलते थे और लड़कियों की बुकिंग वगैरह होती थी। वो आदमी भी गायब हो गया है जो ये सारे इंतजामात करता था। शफी शाह ने बताया। अच्छी खबर है, मैंने तुम्हारी से सारी राय, लेकिन वो ज्यादा अच्छी तब होगी जब ये अड्डा दोबारा न खुलने पाए, इस धंधे का मुकम्मल कला कमा हो जाए और इसके पीछे काम करने वाले असल शख्सियत भी कैफरे किरदार को पहुंच जाए। उसके सर पर ना जाने कितनी जिंदगियों की बर्बादी की जिम्मेदारी और कितने इंसानों का खून है। एक कोठी पर ताला पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस किस्म के अड्डे आर्जी तौर पर तो बंद होते ही रहते हैं, जल्द या बदेर फिर खुल जाते हैं। वो ऑपरेटर भी गायब हो गया जो वहां सारे इंतजाम चला रहा था। शफी शाह कदरे मुतासफाना लहजे में बोला। उसकी हैसियत एक छोटे मोटे सुराग की सी थी। उसके गायब होने का अफसोस मत करो, तुम उस पर हाथ तो डाल चुके थे, अच्छी तरह घंगाल चुके थे। उससे ज्यादा करामत मालूमात हासिल नहीं हुई थी। उसे जाने दो, वो छोटी मछली थी। मुझे छोटी मछलियों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं। मेरा फलसफा है कि बुराई की जड़ खत्म करने की कोशिश करो, शाखें और पत्ते खुद ही सूख जाएंगे। हमारे यहाँ बुराई के खिलाफ बेदिली या नीम दिली से जो भी थोड़ी बहुत कोशिश होती है, वो इसीलिए तो कामयाब नहीं होती कि सारी मशीनरी मामूली पत्तों और शाखों को छांटने में लगी रहती है। जड़ आराम से फैलती फूलती रहती है। हम पिरदानिश का सर कुचलना चाहते हैं और उस तरह कुचलना है कि हमारी लाठी न टूटने पाए। ये धंधे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आपका अब क्या प्रोग्राम है? शफी शाह ने कहा। फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं बहुत गहरी सोच विचार करना चाहता हूँ, यूँ समझो एक किस्म का मुराकबा करना चाहता हूँ। मेरा दिल उदास है। ठीक है, मैं चलता हूँ। शफी शाह उठकर खड़ा हो गया। तुम जरा सिल्विया की हिफाजत का कोई बंदोबस्त करा देना, मैंने उसे हदायत की। महज एहतियातन ये कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे साथ नजर आने की वजह से भी उसकी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। यूं ही महज मुझे तंग करने के लिए या मेरे लिए दुश्वारियां खड़ी करने की गर्ज से भी उसके साथ कोई ना कुछ गवार वाकया पेश आ सकता है। वो बाप बेटी तो कल लाहौर चले जाएंगे, शफी शाह ने बताया। एहतियातन वहां भी राहिला को फोन कर देना कि उसकी हिफाजत का ख्याल रखे। मैं फोन करके यह बात कहूंगा तो वो समझेगी कि मैं उस लड़की पर भी आशिक हो गया हूँ। शफी शाह धीरे से हंसा और बोला, ठीक है सर, मैं ये इंतजाम भी कर दूंगा। वैसे मैं भी राहिला की बजाय टोली से कह दूंगा। मैं उसे खुदा हाफिज और शब बखैर कहकर ऊपर अपने कमरे में आ गया। फराह की मौत की खबर दूसरे रोज उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर के साथ अखबारों में आ गई थी। उसके कत्ल को पुरस्कार करार दिया गया था। पुलिस ने उस पर कोई राय जाहिर नहीं की थी। उसे एक अमीर जादी बताया गया था जिसके वालिदैन उसके लिए काफी दौलत छोड़कर मरे थे। पिरदाने से उसके किसी ताल्लुक के बारे में कोई इशारा नहीं मिलता था। खबर में ऐसा भी कोई जिक्र नहीं था कि पुलिस ने जाए वारदात पर तफ्तीश के दौरान किसी शख्स को देखा था और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कोशिश की गई थी। मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सका कि जिन वाकयात के पीछे लंबे हाथ काम करते थे उनके सिलसिले में अखबारों में छपने वाली खबरें हकायक से बाज़ औक़ात कितनी मुख्तलिफ होती थी। दोपहर के खाने के बाद मैं और शफी शाह सिल्विया और उसके बाप को एयरपोर्ट छोड़ने चले गए। वहां से शाम तक वापसी हुई। मैं शफी शाह की गाड़ी में था। शफी शाह को कंपनी के ऑफिस जाना था। मैंने उसे खुद ही फरमाइश की कि मुझे होटल के सामने फुटपाथ पर ही उतार दे। फुटपाथ पर उतर कर मैं दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाले टहलने के से अंदाज में अंदर की तरफ चल दिया। मैं अपने गर्दो पेश से बेखबर नहीं था। सड़क पर काफी ट्रैफिक था। ये लोगों का घरों को वापस जाने का वक्त था। अब तो जिंदगी की ये रवानी और हमाहमी खिलाफे मामूल लगती थी और दिल को कुछ तकवीयत से मिलती थी कि जिंदगी का दहारा बहरहाल अब भी किसी न किसी तरह रवा था। होटल के सामने वाले कोने की तरफ फुटपाथ पर एक शख्स टोकरे में फल लिए बैठा था। टोकरों में चीजें बेचने वाले आमतौर पर इस होटल के सामने फुटपाथ पर नहीं बैठते थे। यहाँ इस तरह चीजें बिकने का इम्कान बहुत कम था। ये ख्वांचे वालों से चीजें खरीदने वालों का इलाका नहीं था। वो फल फरोश शायद थक कर जरा सस्ताने के लिए वहां बैठ गया था। उसके अंदाज से यही जाहिर हो रहा था। मुझे देखते ही वो अपना टोकरा उठाकर मेरी तरफ लपका और इल्तिजाई लहजे में बोला, साहब कुछ फल ले लीजिए, आज पूरे दिन में कुछ नहीं बिका, सस्ता दे दूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे भला उससे फल खरीद कर क्या करना था। होटल में महज फोन करने से मेरे लिए हर चीज आ जाती थी। मैंने महज नफी बेसारी लाने पर इक्तफा किया और होटल के हदूद में मुड़ गया जहाँ से लंबा चौड़ा ड्राइव वे शुरू होता था। वो वहां भी मेरे पीछे आ रहा था। साहब जी ले लेना, गरीब आदमी का भला हो जाएगा। कुछ अरसे से भीख मांगने वालों ने भी ये अंदाज अपना लिया था।
وہ یوں ہی تھوڑی سی مقدار میں کوئی چیز اٹھا کر پھرتے رہتے تھے۔ ظاہر یہی کرتے تھے کہ دن بھر مارے مارے پھرنے کے باوجود ان کا کچھ نہیں بکا۔ در حقیقت وہ بھکاری نہیں ہے، ان سے کچھ خرید لیا جائے تو مہربانی ہوگی، ورنہ ویسے ہی ان کی کچھ مدد کر دی جائے تب بھی دعا دیں گے۔ میرے خیال میں وہ بھی کچھ اسی قسم کا کردار تھا۔ میں نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ مضبوط کثرتی جسم کا جوان تھا، لگتا تھا اس نے کچھ اچھا وقت دیکھا تھا، مگر غربت، بدحالی اور زیادہ مشقت کی وجہ سے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور چہرے پر میل کچیل کے دھبے تھے۔ ٹخنوں سے اونچی ایک میلی سی دھوتی اور اس سے بھی زیادہ میلا سا ایک کرتا اس کے جسم پر تھا۔ سر پر میلی سی پگڑی تھی جو اس کی پیشانی تک ڈھلک آئی تھی۔ میں نے جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جاؤ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے نوٹ لے لیا لیکن میرا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے ٹوکرا ایک بازو پر سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مجھے ایک مرجھایا ہوا سا سیب دکھاتے ہوئے بولا، دیکھیے صاحب جی، کیا شاندار کشمیری سیب ہے، حکم کریں کتنا تول دوں؟ اس وقت ہم پارکنگ لاٹ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میں نے ایک زیتون کے قریب رک کر سر لہجے میں کہا، اس سے پہلے کہ میرا رحم کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے، یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں گھونسا مار کر تمہیں تمہارے اس ٹوکرے سمیت باہر پہنچا دوں۔ اس کے بعد تمہاری اپنی شکل بھی کسی پچکے ہوئے خربوزے جیسی نظر آئے گی۔ ناراض نہ ہو سیٹھ صاحب، وہ دستور باتیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات وہی رہے لیکن اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ نیچی آواز میں بولا، افضل صاحب، میں دراصل ظفر جمال ہوں، فوٹوگرافر ظفر جمال، شاید آپ کو میری تلاش تھی۔ دیکھیے، حیرت وغیرہ کا اظہار مت کیجیے گا، اسی طرح بات کرتے رہیے گا جیسے میں آپ کے ہاتھ زبردستی کچھ پھل بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی نامعلوم آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہو۔ اس کی باتیں اسی طرح کھلی ہوئی تھیں۔ وہ ایک اور سیب اٹھا کر مجھے دکھاتے ہوئے بولا، مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، شاید میں بھی آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میں اس طرح آپ سے ملنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کی یا میری نگرانی کر رہا ہو تو اسے شک نہ ہونے پائے، کوئی طریقہ بتائیے۔ وہ اگر مجھے ہدایت نہ کرتا تب بھی میں حیرت زدہ نظر نہ آتا، کیونکہ اگر وہ ظفر جمال تھا تو مجھے اس کو اس حلیے میں دیکھے بغیر بھی اندازہ تھا کہ وہ کتنے خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے سیب اس کے ہاتھ سے لے کر دور لان کی طرف پھینک دیا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ، مجھے کوئی پھل نہیں چاہیے، مجھے ان گلے سڑے پھلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیلوں کا ایک گچھا اٹھا کر مجھے دکھاتے ہوئے بولا، میں نے آج صبح اخبار میں فرح کے قتل کی خبر پڑھی ہے، میں بھیس بدل کر بڑی مشکل سے جان بچائے پھر رہا ہوں، لیکن میں کب تک بچ سکوں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ اگر جان جانی ہی ہے تو کسی کام آ جائے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن بے فائدہ موت نہیں مرنا چاہتا۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میرا انجام مونا اور فرح سے مختلف نہیں ہوگا۔ میں نے بیزاری سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو کہ 15 منٹ بعد اسی طرح پھل بیچتے ہوئے ہوٹل کی پچھلی گلی میں پہنچو۔ ہوٹل کا ایک باوردی چوکیدار تمہیں اپنے ساتھ پچھلے ایک راستے سے ہوٹل میں لائے گا، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ میں نے اس کا کیلوں کا گچھا برہمی سے اس کے ٹوکرے میں پٹک دیا اور تیزی سے اندر جانے کے لیے گھوم گیا۔ وہ بظاہر مایوسی کے عالم میں اپنا ٹوکرا سر پر رکھ کر واپس چل دیا اور میں ہوٹل کے اندر آ گیا۔ آفس پہنچ کر میں نے اپنے ایک سمجھدار چوکیدار شادمان خان کو بلوایا اور اسے بتایا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ وہ سر ہلا کر رخصت ہو گیا۔ چند منٹ بعد میں ہوٹل کے تہہ خانے میں کھڑا تھا۔ مزید چند منٹ کے انتظار کے بعد میں نے ٹہلنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑا تہہ خانہ تھا، اس میں اسٹوریج روم تھے، لانڈری کی مشینیں لگی ہوئی تھیں، اچھے بھلے کمروں جتنے فریج اور فریزر موجود تھے۔ اس کے باوجود اتنی جگہ خالی تھی کہ ڈلیوری ٹرک بھی اندر آ جاتے تھے۔ آخرکار وہ گیٹ کھلا جس سے ڈلیوری ٹرک اندر آتے تھے۔ ملک جی روشنی میں ڈھلوان راستے پر ظفر جمال پھلوں کا ٹوکرا اٹھائے نمودار ہوا۔ شادمان خان اس کے ساتھ تھا۔ اندر آ کر اس نے گیٹ بند کر دیا اور خاموشی سے اندرونی راستے سے ہوٹل میں چلا گیا۔ میں اور ظفر جمال آمنے سامنے کھڑے رہ گئے۔ میں نے ایک دیوار پر سوئچ بورڈ دیکھ کر چند بٹن دبائے اور تہہ خانے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ اب میں نے ذرا اور بہتر طور پر اس کا جائزہ لیا اور ٹوکرا اٹھائے خاموش کھڑا رہا۔ آخر میں نے گہری سانس لے کر کہا، اچھا تو تم ظفر جمال ہو، بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ میں مجبور تھا سر، ادھر ادھر بھاگا پھر رہا تھا، میری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھرتے ہوئے بولا، اس کی ہونٹوں پر پپڑیاں سی جمی ہوئی تھیں، ٹوکرا نیچے رکھ دو، اب اس بوجھ کو اٹھائے پھرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ اور جب وہ ٹوکرا رکھ کر پیشانی سے پسینہ پوچھ چکا تو میں نے پوچھا، پھر کب اور کس طرح تمہاری سمجھ میں آیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آج سیمی کو فون کیا تھا، بہت مایوسی اور دل شکستگی کے عالم میں۔ مجھے تھوڑی سی رقم کی ضرورت تھی، میں کراچی سے بھاگنا چاہتا تھا۔ فرح کی موت کی خبر پڑنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی دور دراز شہر کی طرف بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاس کرائے اور کچھ دن کے گزارے وغیرہ کے لیے بھی رقم نہیں تھی۔ سیمی کے بارے میں نے ہمیشہ محسوس کیا تھا کہ وہ ایک نیک دل لڑکی تھی۔ میں اس شہر میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں، یہاں بہت سے لوگ مجھ پر بڑی مہربانیاں کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت میں کسی کے پاس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ جا تو میں سیمی کے پاس بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اس امید پر فون کیا تھا کہ وہ میری مدد کی کوئی صورت نکال لے گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ مونا کی مدد کرنے کے کتنے شدت سے خواہش مند تھے اور اس کے لیے آپ کس حد تک جانے کو تیار تھے۔
اس نے گہری سانس لے کر اپنے میلے کچیلے اور زرد چہرے پر ہاتھ پھیرا. شاید اس نے جان بوجھ کر کئی دن سے منہ نہیں دھویا تھا تاکہ چہرہ زیادہ سے زیادہ ناقابل شناخت رہے. پھر وہ ٹھہرے ٹھہر لہجے میں بولا, اگر آپ مونا کی مدد کرنا چاہتے تھے تو یقیناً آپ میری بھی مدد کریں گے. کیسی مدد؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا. یہ تو آپ پر بھی تبھی واضح ہو سکے گا جب آپ میری پوری بات سنیں گے. میں نے اگلے میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے, اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے. فی الحال تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تہ خانے میں بھی دیوار پر ایک فون نصب تھا. میں نائٹ شفٹ انچارج کو نیچے بلایا اور اسے ہدایت کی, اس شخص کو کوئی خالی کمرہ دے دو اور صاف کپڑے فراہم کر دو. داؤد چودھری سے کہنا اس کی حفاظت کا خاص طور پر انتظام کرے. جو کمرہ اسے دو اس کا نمبر مجھے بتا دینا. پھر میں نے ظفر جمال کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا, 1 گھنٹے بعد تم سے ملاقات ہوگی, پھر اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے. جس چیز کی ضرورت ہو روم سروس کو فون کر کے منگوا لینا. وہ شکریہ ادا کر کے سپروائزر کے ساتھ رخصت ہو گیا. اس کے باسی اور بیکار سے پھلوں کا ٹوکرا وہیں رکھا رہ گیا. میں چند میں وہیں کھڑا انہیں تکتا رہا اور سوچتا رہا کہ حالات بعض اوقات کیسے عجیب و غریب انداز میں کروٹ لیتے تھے. آخر میں بھی اندر والے ہی راستے سے اوپر پہنچ کر لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے میں پہنچ گیا. شاور لے کر میں نے لباس تبدیل کیا, کھانا کھایا اور کافی پینے کے بعد گھڑی دیکھی. 1 گھنٹہ گزر چکا تھا. اس دوران مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ ظفر جمال کو کمرہ نمبر 777 دیا گیا تھا, جو مجھ سے 1 فلور ہی اوپر تھا, اور نہ جانے کیوں یہ ایک لکی نمبر محسوس ہوتا تھا.